सुबह के ठीक 8 बज रहे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन मल्होत्रा हवेली पहले से ही अपनी चमक के साथ खड़ी थी। बाहर से देखने पर यह हवेली किसी 5 स्टार पैलेस से कम नहीं लगती थी। ऊंचे ऊंचे लोहे के गेट, दोनों तरफ खड़े पत्थर के शेर और अंदर फैला हुआ हरा भरा लॉन। लेकिन इस भव्यता के पीछे आज एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। डाइनिंग हॉल में संगमरमर की फर्श शीशे की तरह चमक रही थी। दीवारों पर टंगी महंगी पेंटिंग्स, विदेशी कलाकारों की बनाई हुई आर्टवर्क और बीच में लटकता हुआ बड़ा सा झाड़फानूस जो हर सुबह सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरे हॉल को सुनहरी चमक से भर देता था। यह सब कुछ किसी राजा के महल जैसा था, मगर आज उस भव्यता के बावजूद हवा में सुकून नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की दीवारें भी किसी तूफान का इंतजार कर रही हों। अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक तेज और रूखी आवाज गूंजी। नील, क्या तुम्हें 10 बार आवाज लगानी पड़ेगी? मेरी ब्लैक कॉफी अब तक क्यों नहीं आई? यह आवाज थी काव्या मल्होत्रा की, शहर की सबसे ताकतवर बिजनेस वुमन, मल्होत्रा ग्रुप की वारिस, जिस औरत का नाम सुनते ही बड़े बड़े उद्योगपति भी सीधा होकर बैठ जाते थे। सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आई। काव्या गुस्से में नीचे उतर रही थी। उसका हर कदम आत्मविश्वास और घमंड से भरा हुआ था। उसका चेहरा परफेक्ट मेकअप से सजा था, जैसे हर सुबह वह खुद को दुनिया के सामने एक हथियार की तरह तैयार करती हो। लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वह मेकअप से छुप नहीं सकती थी। यह आग थी घमंड की, ताकत की और उस अहंकार की जिसे कभी किसी ने चुनौती नहीं दी थी। उसी वक्त किचन से एक आदमी घबराया हुआ बाहर निकला। उसके कपड़े साधारण थे, किसी आम आदमी जैसे। हाथ में कॉफी का मग था और माथे पर हल्का पसीना। वह तेजी से चलता हुआ डाइनिंग हॉल की तरफ आया। सॉरी काव्या, उसने धीमी आवाज में कहा, कॉफी मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उस आदमी का नाम था नील वर्मा। कागजों में वह काव्या मल्होत्रा का पति था, समाज के सामने मल्होत्रा घर का दामाद। लेकिन इस हवेली की चारदीवारी के अंदर उसकी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं थी। काव्या ने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी। उसने झटके से मग उसके हाथ से छीना और बिना पलक झपकाए जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया। संगमरमर के फर्श पर मग टूटते ही छन्न छन्न की आवाज गूंजी। गर्म कॉफी फैल गई। कुछ छींटे नील के जूतों पर भी पड़े। नील हल्का सा सिहर गया। गर्माहट उसके पैरों तक महसूस हुई, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। न गुस्सा न विरोध, बस चुप्पी। बहाने मत बनाओ, काव्या ने तिरस्कार से कहा। तुम जैसे घर जमाई का काम ही क्या है? मेरे पापा ने तुम्हें सड़क से उठाकर इस घर में जगह दे दी, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे बराबर हो गए। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। तुम्हारी औकात आज भी मेरे घर के नौकरों जैसी है, जो मेरे टुकड़ों पर पलते हैं। नील ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज में अब भी कहीं ना कहीं इज्जत की उम्मीद बाकी थी। काव्या, मैं तुम्हारा पति हूं, कम से कम थोड़ी इज्जत। पति? काव्या ने बीच में ही रोक दिया। तुम मेरे पति सिर्फ कागजों में हो, असल जिंदगी में तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो, एक बोझ। उसी पल व्हील चेयर की धीमी आवाज गूंजी। डाइनिंग हॉल की तरफ देवेंद्र मल्होत्रा आ रहे थे, काव्या के पिता। उम्र और बीमारी ने उन्हें कमजोर बना दिया था, लेकिन आंखों में अब भी अनुभव और समझ की गहराई थी। उन्होंने यह सब सुना था। काव्या, उनकी आवाज में दुख था। यह कैसा व्यवहार है? नील तुम्हारा पति है, उसने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। डैड प्लीज, काव्या ने झुंझला कर कहा। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। स्काईव्यू ग्रुप के साथ मेरी डील फाइनल होने वाली है। मेरा मूड खराब मत कीजिए। नील ने देवेंद्र मल्होत्रा की तरफ देखा और हल्के से इशारे में उन्हें चुप रहने को कहा। फिर बिना कुछ बोले नाश्ता परोसने लगा, बिल्कुल किसी वेटर की तरह, जैसे उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान सब कुछ इस प्लेट के साथ दब चुका हो। शाम ढलते ढलते मल्होत्रा हवेली की रौनक पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह की वह भारी खामोशी अब एक बनावटी चहल पहल में बदल गई थी। बाहर लॉन में पीली रोशनी वाले लैंप जल चुके थे। बड़े बड़े टेंट लगाए गए थे और हवेली के अंदर से बाहर तक लाल कालीन बिछा हुआ था। यह वही हवेली थी, लेकिन आज यहां हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। हर आवाज में बनावटी मिठास थी। शहर के बड़े उद्योगपति, नेता, विदेशी मेहमान, मीडिया के लोग सब मौजूद थे। हर कोई काव्या मल्होत्रा की आज की जीत का हिस्सा बनना चाहता था। काव्या आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। डिजाइनर साड़ी उसके आत्मविश्वास को और निखार रही थी। गले में हीरों का हार था,
कानों में झिलमिलाते झुमके और चेहरे पर वही पुराना घमंड जो अब जीत की चमक में और तेज हो गया था। वह हर मेहमान से ऐसे मिल रही थी जैसे यह पार्टी नहीं बल्कि उसका दरबार हो। उसके पास खड़ा था कर्ण मेहता, उसका करीबी, उसका समर्थन और नील को नीचा दिखाने का हर मौके पर तैयार रहने वाला इंसान। कर्ण के चेहरे पर वही चालाक मुस्कान थी जो हर बार किसी को गिरते देखने पर उभर आती है। हॉल के एक कोने में नील खड़ा था। उसने वही पुराना साधारण सा सूट पहन रखा था, वही सूट जो उसकी शादी के समय देवेंद्र मल्होत्रा ने उसे दिया था। उस सूट की सिलाई अब पुरानी लगती थी, रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन नील के लिए वह सिर्फ कपड़ा नहीं था, वह उसके बीते हुए सम्मान की आखिरी निशानी था। काव्या के आदेश पर वह मेहमानों के बीच घूम घूम कर जूस और ड्रिंक्स सर्व कर रहा था। कोई उसे देखता, कोई अनदेखा कर देता, किसी के लिए वह बस एक वेटर था। नील का हर कदम भारी था, लेकिन उसकी चाल में कोई शिकायत नहीं थी, जैसे वह इस अपमान का आदी हो चुका हो। तभी अचानक करण ने जोर से ताली बजाई। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई और लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, करण ने ऊंची आवाज में कहा, प्लीज थोड़ा अटेंशन, आज मैं आपको एक खास शख्स से मिलवाना चाहता हूं। नील के हाथ अचानक रुक गए। उसे समझ आ गया था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वह वहीं खड़ा रहा। मिलिए मिस्टर नील वर्मा से, कर्ण ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। काव्या मल्होत्रा के भाग्यशाली पति। लोगों के चेहरों पर उत्सुकता फैल गई। कुछ ने नील को ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ ने कानाफूसी शुरू कर दी। काम तो बेचारे वेटर का कर रहे हैं, कर्ण ने आगे कहा, लेकिन किस्मत राजाओं वाली है। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की कला कोई इनसे सीखे। पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी। ठहाके, फुसफुसाहटें, कैमरों की फ्लैश। काव्या ने एक पल के लिए नजरें चुरा लीं। उसे शर्म आ रही थी, नील से नहीं, बल्कि इस बात से कि लोग उसे उसका पति मानते हैं। वही शर्म धीरे धीरे उसके अंदर गुस्से में बदलने लगी। नील, उसने सबके सामने आवाज लगाई। नील तुरंत उसके पास आया। जी काव्या। काव्या ने अपने सैंडल की तरफ इशारा किया। किसी ने ड्रिंक गिरा दी है, इसे साफ करो। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी हंस रहे थे अब चुप हो गए। देवेंद्र मल्होत्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने व्हील चेयर आगे बढ़ाई और कांपती आवाज में कहा, काव्या, यह क्या कह रही हो? वो तुम्हारा पति है। काव्या की आंखों में घमंड चमक उठा। तो क्या हुआ डैड? पति है तो क्या मेरे पैरों में नहीं झुक सकता? उसने नील को ऊपर से नीचे देखा। वैसे भी इसकी जगह मेरे पैरों में ही है। साफ करो, वरना आज रात घर में घुसने मत आना। नील ने गहरी सांस ली। उसने काव्या की आंखों में देखा। वहां न प्यार था, न सम्मान, सिर्फ नफरत। वह धीरे धीरे झुका, लेकिन सैंडल साफ करने के लिए नहीं। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, उसे जमीन पर रखा और फिर सीधा खड़ा हो गया। काव्या, उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें वर्षों का बोझ था। मैंने यह शादी तुम्हारे पिता की इज्जत के लिए निभाई थी। मुझे लगा था वक्त के साथ तुम मुझे इंसान समझोगी। उसने अपना पुराना कोट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास पैसा बहुत है, मगर एक औरत की गरिमा नहीं। काव्या तिलमिला उठी। जुबान लड़ाता है मुझसे? नील ने उसकी तरफ आखिरी बार देखा। तुम्हें तलाक चाहिए था ना? मुबारक हो काव्या मल्होत्रा, आज से तुम आजाद हो। फिर उसकी नजर करण पर गई। और तुम, पराए घर की दौलत पर नजर रखने वाले, तुम्हारा वक्त भी खत्म होने वाला है। यह कहकर नील तेज कदमों से पार्टी से बाहर निकल गया। पीछे से काव्या की आवाज गूंजी, दफा हो जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। नील जैसे ही हवेली के बाहर पहुंचा, मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। गेट से बाहर निकलते ही एक चमचमाती काली लग्जरी कार और 2 काली एसयूवी उसके सामने आकर रुकीं। 4 बॉडीगार्ड छाते लेकर दौड़े। ड्राइवर ने झुककर दरवाजा खोला। गुड इवनिंग सर, क्या हम हेड ऑफिस चलें? नील की आंखों में अब नमी नहीं थी, अब वहां सिर्फ आग थी। वह गाड़ी में बैठा, मोबाइल निकाला और बोला, हेलो, मैं नील मल्होत्रा बोल रहा हूं। स्काईव्यू ग्रुप के साथ होने वाली डील तुरंत कैंसिल कर दो। उसने खिड़की से मल्होत्रा हवेली की तरफ देखा। खेल अब शुरू हुआ है मिसेज मल्होत्रा। गाड़ी आगे बढ़ गई। बारिश और तेज हो चुकी थी, मानो आसमान भी आज हुए अपमान पर गुस्से में हो। गाड़ी शहर की चमकती सड़कों पर आगे बढ़ती चली जा रही थी। बाहर बारिश की धाराएं शीशों पर टकरा रही थीं और अंदर गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी।
नील सीट से टिककर बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बीते सालों की तस्वीरें घूमने लगीं। वह दिन जब वह एक साधारण सा इंजीनियर था। सुबह ऑफिस जाना, शाम को थका हुआ लौटना और अपने छोटे से सपनों को सीने में दबाकर जीना। वह दिन जब देवेंद्र मल्होत्रा ने उसके पिता के इलाज में मदद की थी, वही मदद जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। और फिर वह दिन जब मजबूरी में उसने काव्या से शादी की थी। उस वक्त उसे लगा था कि शायद वक्त के साथ हालात बदल जाएंगे, रिश्ते सुधर जाएंगे और वह इस घर में एक इंसान की तरह स्वीकार किया जाएगा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका आत्मसम्मान और गहराई में दबता चला गया। नील ने मन ही मन कहा, मैं बदला नहीं लेना चाहता था, मैं सिर्फ सम्मान चाहता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर मल्होत्रा हवेली में पार्टी अब भी चल रही थी, मगर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हंसी की जगह फुसफुसाहटें थीं। लोग एक दूसरे से सवाल भरी नजरों से देख रहे थे। काव्या गुस्से में वाइन का गिलास थामे खड़ी थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। उस 2 कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत, वह बड़बड़ाई, मेरे सामने औकात दिखाने चला था। कर्ण हंसते हुए उसके पास आया। छोड़ो ना काव्या, उसने लापरवाही से कहा। कचरा खुद बाहर चला गया। उसने दूसरा गिलास उठाया। चलो सेलिब्रेट करते हैं। स्काईव्यू ग्रुप के साथ डील होते ही हमारी कंपनी की वैल्यू 10 गुना हो जाएगी। काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटी। उसे लगा कि नील के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह सिर्फ एक कमजोर आदमी था जिसे उसने जब चाहा पैरों तले कुचल दिया। लेकिन तभी भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी घबराया हुआ भागता आया। यह अनिल खन्ना था, मल्होत्रा ग्रुप का पर्सनल सेक्रेटरी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। मैम, वह हांफते हुए बोला, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। काव्या झुंझला गई। क्या ड्रामा है ये, सीधे बोलो। खन्ना ने कांपते हाथों से टैब उसकी तरफ बढ़ाया। मैम, स्काईव्यू ग्रुप ने हमारी डील कैंसिल कर दी है। काव्या के हाथ से वाइन का गिलास फिसल गया। कांच के टूटने की आवाज हॉल में गूंजी। क्या बकवास कर रहे हो? उसकी आवाज तेज हो गई। सुबह ही तो सब फाइनल हुआ था। खन्ना ने सूखी आवाज में कहा, सिर्फ डील कैंसिल नहीं हुई है मैम, उन्होंने हमारी कंपनी पर फ्रॉड का केस भी फाइल कर दिया है। काव्या की धड़कन तेज हो गई। खन्ना ने निगलते हुए आगे कहा, मार्केट में खबर फैल चुकी है, इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। टैब की स्क्रीन पर लाल निशान चमक रहे थे। पिछले 10 मिनट में मल्होत्रा ग्रुप के शेयर 40% गिर चुके थे। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? उसी वक्त कर्ण का फोन बज उठा। उसने कॉल उठाई और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मेरी फैक्ट्री पर रेड? वह चिल्लाया। क्यों? कौन करवा रहा है ये सब? फोन कटते ही वह काव्या की तरफ घूमा। काव्या, मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। किसी ने मेरी कंपनी के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए हैं और यह सब मल्होत्रा ग्रुप के इशारे पर हो रहा है। काव्या ने चौंक कर पूछा, मल्होत्रा ग्रुप? यह कौन है? तभी एक कोने से भारी आवाज आई। मैंने कहा था काव्या। व्हीलचेयर पर बैठे देवेंद्र मल्होत्रा ने गहरी सांस ली। किसी के आंसू बहुत भारी पड़ते हैं। काव्या गुस्से से उनकी तरफ पलटी। डैड, अभी हमारा बिजनेस डूब रहा है और आप उस नील की रट लगाए बैठे हैं। और यह मल्होत्रा ग्रुप कौन है? मैं अभी बात करती हूं। उसने तुरंत फोन मिलाया। हेलो, मैं काव्या बोल रही हूं। मुझे अभी मिस्टर नील मल्होत्रा से बात करनी है। उधर से रिसेप्शनिस्ट की ठंडी आवाज आई। मिस्टर मल्होत्रा किसी से बात नहीं करते। काव्या तिलमिला गई। तुम जानती भी हो मैं कौन हूं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बिना रुके कहा, उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। काव्या की सांस अटक गई। अगर आप अपनी कंपनी बचाना चाहती हैं तो कल सुबह ठीक 9 बजे हेड ऑफिस आ जाइए। 1 मिनट भी लेट हुई तो मल्होत्रा ग्रुप का नामो निशान मिट जाएगा। फोन कट गया। काव्या खाली स्क्रीन को देखती रह गई। पहली बार उसके दिल में डर उतरा। उस रात मल्होत्रा हवेली में किसी की आंख नहीं लगी। काव्या और कर्ण वकीलों को फोन करते रहे, लेकिन हर जवाब एक जैसा था। सॉरी, हम मल्होत्रा ग्रुप के खिलाफ केस नहीं ले सकते, वो बहुत पावरफुल है। सुबह होते होते काव्या की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। जैसे ही घड़ी ने 8 बजाए, काव्या और कर्ण एक विशाल इमारत के सामने खड़े थे। कांच से बनी, आसमान को छूती हुई मल्होत्रा टावर। यह कोई ऑफिस नहीं, किसी किले जैसा लग रहा था। कर्ण ने पसीना पोंछा। काव्या, मुझे अजीब लग रहा है, हमें माफी मांग लेनी चाहिए। चुप रहो, काव्या ने खुद को संभालते हुए कहा। मैं काव्या मल्होत्रा हूं।
मैं किसी के सामने नहीं झुकती। अंदर सिक्योरिटी चेक हुआ जैसे वे अपराधी हों। रिसेप्शनिस्ट ने बिना नजर उठाए कहा, 50वीं मंजिल। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। हर मंजिल के साथ काव्या का घमंड थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। लिफ्ट जैसे ही 50वीं मंजिल पर रुकी, एक हल्की सी आवाज के साथ दरवाजे खुले। सामने एक लंबा सन्नाटे से भरा कॉरिडोर था। फर्श पर बिछा गहरे रंग का कारपेट, दीवारों पर लगी मिनिमल आर्ट पेंटिंग्स और हर कुछ कदम पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ किसी आम ऑफिस जैसा नहीं बल्कि किसी ताकत के गढ़ जैसा लग रहा था। काव्या ने अनजाने में गहरी सांस ली। उसके कदम अब उतने मजबूत नहीं थे जितने वह नीचे आते वक्त दिखाना चाह रही थी। कर्ण उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। कॉरिडोर के आखिर में एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर लिखा था CEO। काव्या कुछ पल के लिए रुकी। यह वही औरत थी जो कभी किसी के सामने झुकना नहीं जानती थी, लेकिन आज उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसने खुद को संभाला और दरवाजा खोल दिया। कमरा बहुत बड़ा था। एक तरफ पूरी की पूरी कांच की दीवार थी जिसके पार पूरा शहर नीचे फैला हुआ दिखाई दे रहा था। ऊंची इमारतें, चलती गाड़ियां और जिंदगी की भागती रफ्तार, सब कुछ बहुत छोटा लग रहा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी लकड़ी की मेज थी और उसके पीछे खिड़की की तरफ घूमी हुई एक रिवॉल्विंग चेयर रखी थी। कुर्सी पर बैठा इंसान अभी नजर नहीं आ रहा था। काव्या ने गला साफ किया, मिस्टर मल्होत्रा, मैं काव्या मल्होत्रा हूं। उसकी आवाज में अब भी वही पुराना अधिकार लाने की कोशिश थी। आपने हमारी कंपनी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या आपको अंदाजा है कि इससे मेरा कितना नुकसान हुआ है? कमरे में खामोशी थी। कुर्सी नहीं घूमी। बाहर शहर का शोर यहां तक नहीं पहुंच रहा था। कर्ण ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, सर, अगर कोई गलतफहमी हुई है तो हम बात करके उसे सुलझा सकते हैं। तभी कुर्सी धीरे धीरे घूमने लगी। गलतफहमी? एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बहुत बड़ी हो गई है कर्ण। जैसे ही चेहरा सामने आया, काव्या और कर्ण दोनों की सांसें अटक गईं। उनके हलक से आवाज निकलना बंद हो गई। सामने नील बैठा था, लेकिन यह वह नील नहीं था जिसे उन्होंने हवेली में अपमानित किया था। उसके शरीर पर महंगा इटालियन सूट था, हाथ में ब्रांडेड घड़ी, चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक, ऐसी ठंडक जो सिर्फ ताकत से आती है। उसकी आंखों में न गुस्सा था न जल्दबाजी, बस एक स्थिर आत्मविश्वास था। स्वागत है मेरे ऑफिस में, नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। काव्या के होंठ कांपने लगे। नील, तुम? शब्द जैसे गले में अटक गए थे। नील कुर्सी से उठा और धीरे धीरे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। कॉफी लोगी? उसने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा, या फिर जमीन पर गिराने की आदत अभी नहीं गई? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द काव्या के सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। कर्ण अब भी सदमे में था। उसने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए जोर से कहा, यह सब ड्रामा बंद करो। नील, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम मल्होत्रा ग्रुप को बर्बाद कर दो। जरूर ये ऑफिस, ये सूट सब चोरी का है। नील हल्के से हंसा। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ चेतावनी थी। उसने अपनी मेज पर रखा एक छोटा सा बटन दबाया। अगले ही पल 4 लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्ड कमरे में दाखिल हुए। सबने एक साथ सिर झुकाया। गुड मॉर्निंग सर। कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज कांपने लगी। सर। नील ने हाथ के इशारे से गार्ड्स को रोक दिया। अभी नहीं। फिर ठंडे स्वर में बोला, आज मैं देखना चाहता हूं कि जब औकात बदलती है तो इंसान की जुबान कैसे बदलती है। वह धीरे धीरे चलता हुआ काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया। काव्या की नजरें अपने आप नीचे झुक गईं। उसका अंदर का घमंड जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। क्या हुआ काव्या? नील ने पूछा। आज आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? कल तो आप पूरे हॉल में चिल्ला चिल्ला कर मुझे मेरी औकात याद दिला रही थीं। काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। नील। उसकी आवाज टूट गई। मुझे नहीं पता था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो। नील की आवाज अचानक सख्त हो गई। तो क्या तुम इंसान बन जाती, या तब भी मुझे मेरे पैरों में झुकने को कहती? काव्या फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज, मेरे डैड की खातिर मल्होत्रा ग्रुप को मत बर्बाद करो। डैड की खातिर? नील ने दोहराया। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा उभर आई। जिस पिता ने तुम्हें राजकुमारी की तरह पाला, तुमने उन्हीं के संस्कारों को कुचल दिया। वह कुछ पल रुका। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि देवेंद्र अंकल ने मेरे पिता के बुरे वक्त में मदद की थी। मैं इस घर में तुम्हें नीचा दिखाने नहीं, तुम्हें इंसान बनाना आया था। कर्ण अब तक सब समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि असली ताकत किसके हाथ में है। वह अचानक आगे बढ़ा और अगले ही पल धड़ाम से नील के पैरों में गिर पड़ा। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है।
ये सब काव्या का किया धरा है। काव्या सुन्न रह गई। कर्ण, तुम? कर्ण ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ डर था। सर, मैं तो हमेशा से आपकी इज्जत करता था। मैं तो बस एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं। काव्या का दिल जैसे टूट गया। तुम कहते थे कि मुझसे प्यार करते हो। नील ने कर्ण को घृणा से देखा। प्यार? उसने हल्की सी लात मारकर उसे पीछे धकेल दिया। काव्या, यह है तुम्हारी पसंद। यह आदमी तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार करता था। नील ने मेज से एक फाइल उठाई और कर्ण के सामने फेंक दी। ये तुम्हारी फैक्ट्री के इल्लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर इंटरकॉम दबाकर कहा, सिक्योरिटी, पुलिस को अंदर भेज दो। कर्ण चीखने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। गार्ड्स उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। उसकी चीखें कॉरिडोर में गूंजती रहीं। कमरे में अब सिर्फ नील और काव्या थे। नील वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब तुम्हारी बारी है, काव्या मल्होत्रा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। काव्या की सिसकियों की आवाज भी अब धीमी पड़ चुकी थी। वह नील के सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें उठने का साहस नहीं कर पा रही थीं। जिस औरत ने कभी पूरे शहर पर हुकूमत की थी, आज वही अपने ही शब्दों के बोझ तले दब चुकी थी। नील की कुर्सी धीरे धीरे पीछे घूमी और वह अपनी जगह टिक कर बैठ गया। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि एक थका हुआ सन्नाटा था, जैसे वह बहुत कुछ देख चुका हो और अब कुछ साबित करने की जरूरत ही न बची हो। बैठो, नील ने शांत स्वर में कहा। काव्या ने कांपते कदमों से सामने रखी कुर्सी खींची और बैठ गई। उसके हाथ आपस में उलझे हुए थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। नील ने मेज पर रखी एक फाइल उसकी तरफ सरका दी। यह एग्रीमेंट है, नील ने कहा। मल्होत्रा ग्रुप का सारा कर्ज मैं चुका दूंगा। काव्या की आंखों में अचानक उम्मीद की हल्की सी चमक उभरी। उसे लगा शायद अभी भी सब ठीक हो सकता है, शायद यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन नील की आवाज फिर भारी हो गई। लेकिन बदले में। काव्या की सांस अटक गई। मल्होत्रा हवेली, तुम्हारी सारी गाड़ियां, तुम्हारा बैंक बैलेंस, सब अब मल्होत्रा ग्रुप का होगा। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी उंगलियां कुर्सी के हत्थों को कसकर पकड़ गईं। और मैं? नील कुछ पल रुका। और तुम, उसने कहा, अगले 6 महीने मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर मेरे घर में रहोगी। वही काम करोगी जो तुमने मुझसे करवाए थे। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह अपमान है। उसकी आवाज भर्रा गई। नील ने घड़ी देखी। नीलामी शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। फैसला तुम्हारा है। कमरे की दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक अब काव्या के दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसकी आंखों से आंसू गिरकर कागज पर फैल गए, लेकिन उसने बिना और कुछ कहे साइन कर दिए। अगली सुबह ठीक 6 बजे काव्या एक साधारण से कपड़ों में एक बड़े से बंगले के गेट पर खड़ी थी। यह मल्होत्रा बंगला था, मल्होत्रा हवेली से भी बड़ा, लेकिन यहां वह चमक नहीं थी। यहां शांति थी, अनुशासन था। गेट खुला और एक बुजुर्ग नौकर सामने आया। यह आपकी यूनिफॉर्म है, उसने कपड़े पकड़ाते हुए कहा। आप सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी। काव्या ने कपड़े थाम लिए। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बिना कुछ बोले अंदर चली गई। कुछ ही देर में वह किचन में थी। तभी इंटरकॉम बजा। मेरी ब्लैक कॉफी ऊपर ले आओ। यह नील की आवाज थी। काव्या की आंखों में आंसू भर आए। उसे वही सुबह याद आ गई जब उसने नील के हाथ से कॉफी गिराई थी। आज वही पल जैसे लौट आया था, बस किरदार बदल चुके थे। वह ट्रे लेकर ऊपर पहुंची। सर, आपकी कॉफी। नील ने एक घूंट लिया और कप जोर से रख दिया। ठंडी है। काव्या घबरा गई। सॉरी, मैं दूसरी बना देती हूं। रुको, नील ने कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। वह कुछ पल रुका। लेकिन सही कॉफी बनाना सीखना पड़ेगा। काव्या बिना कुछ कहे नीचे लौट गई। आज पहली बार उसे समझ आया कि एक कप कॉफी में कितनी मेहनत लगती है। दिन भर वह काम करती रही। झाड़ू, पोछा, कपड़े, उसके हाथों में छाले पड़ गए। शाम को कुछ मेहमान आए। वे उसके पुराने दोस्त थे। ओह माय गॉड! एक औरत हंस पड़ी। काव्या, तुम यहां नौकरानी? हंसी गूंज उठी। काव्या की आंखें भर आईं। नील दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। रात को काव्या कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नील था, हाथ में खाने की थाली। खा लो, उसने कहा। सजा का मतलब भूखा रखना नहीं। काव्या उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो। नील की आवाज शांत थी। अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है।
ये शब्द काव्या के कानों में हथौड़े की तरह गूंजते रहे। वह फर्श पर बैठी रही, सिर झुकाए, आंसू बहाते हुए। नील कमरे से बाहर चला गया था, लेकिन खाने की थाली वहीं छोड़ गया था। काव्या देर तक फर्श पर बैठी रही। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपते हाथों से थाली की तरफ देखा। साधारण दाल, सूखी रोटी और थोड़ा सा चावल। वही खाना जिसे वह कभी नौकरों का खाना कहकर ठुकरा देती थी, आज वही खाना उसे किसी 5 स्टार होटल से भी कीमती लग रहा था। उसने धीरे धीरे एक निवाला उठाया। हर कौर के साथ उसके भीतर कुछ टूट रहा था। अहंकार, घमंड, खुद को सबसे ऊपर समझने का वहम, सब बिखर रहा था। थोड़ी देर बाद वह बिस्तर पर लेटी ही थी कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मैसेज चमक रहा था। सिटी हार्ट हॉस्पिटल। मिस काव्या, आपके पिता की हालत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें तुरंत हार्ट सर्जरी की जरूरत है। ऑपरेशन का खर्च बहुत ज्यादा है। अगर सुबह तक अमाउंट जमा नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फोन उसके हाथ से फिसल गया। उसकी सांस अटक गई। डैड। उसके मुंह से बस यही निकला। वह उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। आज वह पहली बार सच में अकेली थी। न पैसा, न पावर, न पहचान। सिर्फ एक रास्ता बचा था, नील। वह बिना चप्पल पहने सीढ़ियां चढ़ने लगी। पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका दिल बस एक ही बात दोहरा रहा था, डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। वह नील के कमरे के सामने पहुंची, एक पल रुकी, फिर बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया। नील बालकनी में खड़ा था, शहर की रोशनियां देख रहा था। नील! काव्या चीख पड़ी और दौड़कर उसके पैरों में गिर गई। प्लीज मेरी मदद करो, मेरे डैड मर जाएंगे, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है। मेरे पास कुछ नहीं है, सब तुम्हारे पास है। वह जमीन पर सिर पटकने लगी। मैं गुनहगार हूं, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मेरे पिता को बचा लो। उस पल वहां कोई बिजनेस वूमन नहीं थी, कोई घमंडी काव्या मल्होत्रा नहीं थी। वहां सिर्फ एक बेटी थी, डरी हुई, टूटी हुई। नील ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज अब भी ठंडी थी। मैं क्यों पैसे दूं? तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी। उसका कर्ज मैंने मल्होत्रा ग्रुप को बचाकर चुका दिया। अब हमारा हिसाब बराबर है। काव्या रोते हुए बोली, मैं जानती हूं मैं बुरी हूं, लेकिन मेरे पिता बेगुनाह हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नील कुछ पल चुप रहा, फिर वह झुका और काव्या को कंधों से पकड़कर उठाया। उसने जेब से एक रसीद निकाली और उसके हाथ में थमा दी। रोना बंद करो। काव्या की उंगलियां कांप रही थीं। उसने रसीद देखी, हार्ट सर्जरी, पूरा भुगतान पेड, 2 घंटे पहले। यह तो आपने पहले ही। नील ने हल्की सांस ली। हां, जैसे ही मुझे पता चला मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी। ऑपरेशन चल रहा है, वो खतरे से बाहर हैं। काव्या की टांगों में जैसे जान नहीं रही। जिस इंसान को उसने कभी पैरों में झुकाया था, उसी ने उसके पिता की जान बचा ली थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। इस बार ये आंसू शर्म और राहत के थे। वह उठी और नील को गले लगा लिया। थैंक यू, मैं जिंदगी भर यह एहसान नहीं भूलूंगी। नील ने उसे अलग किया, फिर मेज से वही एग्रीमेंट उठाया जिस पर काव्या ने मजबूरी में साइन किए थे। काव्या घबरा गई। नील! अगले ही पल नील ने कागज को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। तुम्हें आजाद कर रहा हूं। काव्या की आंखों में सवाल थे। मैं तुम्हें नौकर बनाना नहीं चाहता था, नील ने कहा। मैं बस तुम्हें यह समझाना चाहता था कि वक्त बदलता है तो औकात भी बदलती है। असली अमीरी पैसा नहीं, दूसरों का दर्द समझना है। काव्या ने सिर झुका लिया। तो अब मेरे साथ क्या होगा? मल्होत्रा हवेली तुम्हारी है, नील ने शांत स्वर में कहा। तुम वहां वापस जा सकती हो, लेकिन मल्होत्रा ग्रुप अब मेरे ग्रुप का हिस्सा रहेगा। अगर चाहो तो वहां एक साधारण कर्मचारी की तरह काम कर सकती हो। कोई एहसान नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ मेहनत। काव्या की आंखों में पहली बार सच्चा आत्मविश्वास चमका। मैं तैयार हूं, मैं 0 से शुरू करूंगी। 1 साल बीत गया। मल्होत्रा ग्रुप का ऑफिस हमेशा की तरह व्यस्त था। एक कोने में छोटी सी डेस्क पर काव्या फाइलों में डूबी हुई थी। अब वह जूनियर मैनेजर थी। कोई लग्जरी नहीं, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं। तभी ऑफिस में हलचल हुई। नील राउंड पर आया। वह काव्या की डेस्क के पास रुका। मिस काव्या, उसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, यह प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, गुड वर्क। काव्या मुस्कुराई। थैंक यू सर। नील आगे बढ़ा, फिर रुका, धीमी आवाज में बोला,
आज शाम फ्री हो? डैड ने डिनर पर बुलाया है। फिर मुस्कुराकर बोला, और इस बार कॉफी मैं बनाऊंगा। काव्या हंस पड़ी, लेकिन अगर खराब हुई तो मैं जमीन पर नहीं गिराऊंगी। दोनों की हंसी ऑफिस के शोर में घुल गई। उसमें कोई तंज नहीं था, कोई बदला नहीं था, बस बराबरी थी। शाम को मल्होत्रा हाउस में अजीब सी शांति थी। काव्या सादे कपड़ों में आई, न कोई हीरे न दिखावा। ड्राइंग रूम में देवेंद्र मल्होत्रा बैठे थे। काव्या ने उन्हें देखा और दौड़कर गले लगा लिया। डैड! देवेंद्र की आंखें नम हो गईं। मेरी बच्ची, आज तुम सच में बड़ी हो गई हो। डिनर टेबल पर तीनों बैठे। काव्या ने खुद खाना परोसा। देवेंद्र ने नील से कहा, तुमने मेरी बेटी को सजा नहीं दी, तुमने उसे जिंदगी सिखाई। नील ने सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ वही किया जो उस दिन होना चाहिए था। कुछ महीनों बाद एक सादा सा समारोह हुआ। कोई दिखावा नहीं, कोई मीडिया नहीं, आरती नहीं। काव्या और नील एक दूसरे के सामने खड़े थे। इस बार न कोई एहसान न कोई शर्त। देवेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं अपनी बेटी को किसी मालिक के हाथ नहीं सौंप रहा। आज मैं उसे एक इंसान के साथ जोड़ रहा हूं। नील ने काव्या से पूछा, क्या तुम तैयार हो? काव्या मुस्कुराई। इस बार घमंड नहीं, सम्मान लेकर। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। कभी कभी जिंदगी किसी को ऊंचा उठाने के लिए दूसरे को झुकाती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब अब झुकने वाला और उठाने वाला दोनों इंसान बन जाएं। काव्या ने सीखा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। नील ने सीखा कि बदला नहीं, समझ सबसे बड़ी ताकत होती है। यह कहानी मालिक और नौकर की नहीं थी। यह कहानी थी घमंड के टूटने की, सम्मान के जन्म की और प्यार की नई शुरुआत की। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें।